हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास। सजीव क्या है, सजीवों के विशेष लक्षण क्या है जो उन्हें किसी आवास के प्रति अनुकूलित या उनके प्रति रहने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, पहली ओर बूझो क्या छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गई और ऐसी ही एक यात्रा पर वही ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गई। उन्होंने हिमालय की हिमा हिमाच्छिद पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्षों को देखा जो अनेक मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से क्या थे, बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और ऊंट पर उष्ण मरुस्थल में भी घूमे। उन्होंने यहाँ पे नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्रित किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ केजुआइन के वृक्ष की कतार देखी। इन सभी स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लास क्षणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया कि ये सभी जो स्थान है एक दूसरे से भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ क्या थे, उष्ण और शुष्क थे, कुछ स्थान क्या थे, आर्द्र थे। परंतु उन सभी जीवों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव सजीव वस्तुएं थी। उन्होंने जब जानने की कोशिश की कि पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता, तो बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान दिया और घर के अंदर उन्होंने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर के बाहर भी वह क्या किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ की न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हो। पहली ने दूर दूर के क्षेत्रों के विषय में पढ़ना एवं रोज सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोग ने तो ज्वालामुखी के मुख मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। अब देखो, सजीव एवं उनका परिवेश। पहली यह बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया कि जिन स्थानों की और उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियां जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था? आइए इसके लिए क्रियाकलाप एक में देखते हैं कि आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं जहाँ पर क्या पाए जाने वाले क्या सभी पौधे, जंतु और वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतु, पौधे और वस्तुओं को सारणी 6.1 के कॉलम 1 में लिखिए और दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाले वस्तु, जंतु और पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए क्षेत्रों को इकट्ठा कर उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 6.1 को भर सकते हैं। अपने मित्र, माता पिता और अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न क्षेत्रों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें क्या है, जंतु, पौधे और खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करना का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधों में न हो। संभवतः ये पौधे वे भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 3 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 6.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित कर सकते हैं। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी 1 के बारे में और चर्चा करेंगे। अब देखो, आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 6.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल, खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल विभिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु देखते हैं। क्या ऐसे नहीं है कि आइए दो विभिन्न प्रकार के परिवेश में मरुस्थल तथा समुद्र में से दो जंतु, ऊंट और मछली का परीक्षण करें और ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के लंबे पैर होते हैं जिसका उपयोग क्या है, शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है
और मल क्या होता है, शुष्क होता है। उन्हें पसीना श्वेत जो भी है नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 6.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानता दिखाई देती है? इनका शरीर, सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हमने अध्याय 5 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति अनेक जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही है, साथ ही क्या होता है, उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं। हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल या क्लोम होते हैं, जो उन्हें क्या है, जल में तैरने के सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती है, तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सभी सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, जो उन्हें क्या अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिनमें वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशेष संरचनाओं स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन किसे कहते हैं? तो किसी विशेष संरचना स्वभाव जो क्या किसी जंतु या पौधों को उस परिवेश में रहने के योग्य बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। और विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वो रहता है, वो क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। और अपने भोजन, वायु, चरण स्थल तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ वह वास, घर, विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास को हम क्या कहते हैं, स्थलीय आवास। जैसे वन हो गया, घास है, मरुस्थल है, तटीय है और पर्वतीय क्षेत्र, सभी क्या है, स्थलीय आवास के उदाहरण है। और जलाशय, दलदल, झील, नदी, समुद्र आदि क्या है, पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, जलीय आवास कहलाते हैं। जिसके विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदान, मरुस्थल तथा एक तटीय पर्वतीय क्षेत्र में भी कुछ विषमताएं है। यह सभी इस जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे एवं जंतु, उसे उसके क्या कहलाते हैं, अजैव घटक कहलाते हैं। चट्टान, जैव घटक, उसके बाद चट्टान है, वायु है, जल है, और जैसे अनेक निर्जीव जो वस्तुएं हैं आवास के, क्या कहलाते हैं, अजैव घटक कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश और उष्मा भी क्या है, परिवेश के लिए अजैव घटक कहलाते हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 2 अध्याय 4 में किए गए क्रियाकलाप 7 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में चने और मक्का के बीज के अंकुरण निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो जाते गए हैं। यह बीज के एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें और तथा शेष को क्या करना, एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को क्या करना, 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दें, और सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप में वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी होगी जिसमें धूप नहीं आती। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम्र रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी जो पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर को कमी या कोई भी अंकुरण देखते हैं? क्या आप पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में ये सभी अजैव कारक भी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इस परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विषय विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों का से अनेक अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवित जीवों में विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, उनके अजैव घटकों एवं उसमें
रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास मरुस्थल। देखो, मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भी भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो वे जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 6.5 में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित है? इसके लिए देखो, एक क्रियाकलाप 3 दे रखा है। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 4 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधे में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा कुछ छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटे सूल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास के कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह क्या है? वास्तव में एक तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत बड़े होते हैं और इनमें क्या है, तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 6.6 में दर्शाए वृक्ष देखे होंगे? यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए क्या इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों से ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदल जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। घास के मैदान। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसी शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मार कर खा देता है। यह मटमिला हल्के भूरे रंग का होता है। यह शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के द्वारा खींच कर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमिला हल्का भूरा रंग शरीर के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और कुछ हिरण शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने भी आंखों उनके वन से दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकार शेर जैसे जंतुओं को उनके शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। अनेक लंबे कान उनके शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर क्या है स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी कुछ बहुत विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है।